हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रेजी फॉर एजुकेशन। तो दोस्तों, आज हम जो है पिछली क्लास में जो हमने आसियान के बारे में पढ़ा था उससे आगे के बारे में आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। पर मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा इस क्लास को शुरू करने से पहले कि यार वीडियोस जब मैं अपलोड करता हूँ तो बहुत से बंदे, बहुत से तो नहीं, एक दो बंदे हैं जो गाली देते हैं, MC BC CC और पता नहीं क्या क्या गाली देते हैं। तो यार प्लीज़ ऐसा मत करो यार। मतलब ये पता है क्या दिखाता है कि तुम्हारी फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, तुम्हारा फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है, तुम किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हो, या फिर तुम्हारी पेरेंट्स ने तुम्हें क्या शिक्षा दी है, या फिर तुम्हारे घर का माहौल कैसा है। ये सब ये शो करता है कि तुम किस नेचर के बंदे हो। और इस नेचर के बंदे ना पता नहीं दुनिया में कहीं टिक नहीं पाते एक जगह। अगर तुम चाहते हो कि मेरे मम्मी पापा की बेइज्जती हो, या फिर तुम चाहते हो कि मेरे पापा मम्मी के द्वारा दी गई संस्कार यूं ही नीलाम हो जाए, तो फिर यार गाली दो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम गाली दोगे तो मैं क्या सोचूंगा कि यार इसके पापा कैसे होंगे, इसके पापा भी ऐसे ही होंगे, इसकी मम्मी को गाली देते होंगे या फिर किसी और को गाली देते होंगे ऐसे ही। तो यार प्लीज़ ऐसे हरकतें मत किया करो यार। तुम अच्छे ख़ानदान के हो, अच्छे घर के रहने वाले हो, अच्छी फैमिली है तुम्हारी। तो यार प्लीज़ अपने फैमिली की रेपुटेशन का ध्यान रखो यार। सो प्लीज़ डोंट अब्यूज़ वर्ड्स इन द वीडियो कमेंट। इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड देन इट्स नॉट, आई डोंट फोर्स यू दैट यू हैव टू वॉच माई वीडियो। तो यार अब तुम इंटरेस्टेड नहीं हो तो मत देखो वीडियो यार, कमेंट मत करो, सीधी सी बात है। और अगर देखते हो अच्छी लगती है तो ज़रूर कमेंट करो यार, लाइक करो। मैं कोई ज़बरदस्ती तुम्हें कहता नहीं, मैं अपने मन पे छोड़ा यार। पसंद आए तो ये कोई लाइक करो, नहीं पसंद आए तो मत करो। तो यार प्लीज़ ऐसे मत करो यार। अच्छे ख़ानदान के हो, अच्छे घर वाले हैं तुम्हारे, तो उनकी इज्जत का थोड़ा ख्याल किया करो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज की क्लास में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे उससे आगे की बात, यानी कि कल हमने पिछले आसियान के बारे में जान लिया था, आसियान क्या है। तो आज हम जानते हैं कि आसियान का विजन दस्तावेज, मतलब आसियान किस तरह जो है एक उभरी हुई मतलब महाशक्ति बनने जा रहा है। मतलब किस तरह उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इतनी वैल्यू दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, आखिर क्या कारण है इसके पीछे जो उसको इतनी वैल्यू दी जा रही है आसियान को। या फिर इसका क्वेश्चन क्या बनता है, आसियान विजन दस्तावेज 2020 को विस्तारपूर्वक बताइए। इसका और में एक क्वेश्चन क्या बनता है, आसियान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख संगठन माना जा रहा है, इसकी प्रमुख विशेषताओं को बताइए। ये दो क्वेश्चन बनते हैं। तो आज हम पहले इसके बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद जानेंगे कि किस तरह की लोग जो मतलब देश जो हैं वो क्यों क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं। तीसरी बात जानेंगे कि आज जो चिंग चोंग पोंग की हैं, यानी कि चाइना के लोग, उनकी अर्थव्यवस्था किस तरह जो है हमसे इतनी आगे बढ़ गई है। एक समय पे जब भारत और चाइना की अर्थव्यवस्था दोनों ही एक जैसी थी लगभग, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जो कि वो अचानक से जो है ना उसकी अर्थव्यवस्था में इसका रॉकेटिंग हुआ, और वो जो है वो रॉकेट की तरह एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था, यानी दुनिया की नंबर 2 अर्थव्यवस्था बन गई है। उसके बाद चौथा क्वेश्चन जानेंगे कि आखिर इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था होने के बावजूद भी वहाँ पे सभी को लाभ क्यों नहीं मिला है चाइना में। क्योंकि चाइना के जो दीवार से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पे सभी को लाभ नहीं मिल पाया है। वहाँ के लोगों को, वो लोग अभी भी जो अपने आप को चीन से कटा हुआ मानते हैं। तो जानेंगे किस तरह वहाँ के लोग जो हैं सभी को, वहाँ पे लोगों को जो है लाभ नहीं मिल पाया है, किस तरह, आखिर क्या कारण है। उसके बाद हम पांचवा क्वेश्चन जानेंगे कि अमेरिका से चीन किस तरह 2040 तक जो है एक उससे भी बड़ी महाशक्ति बन जाएगी पूरे विश्व के लिए। आखिर क्या कारण है जिस वजह से वो जो है अमेरिका को 2040 तक चाइना पीछे छोड़ देगा। और लास्ट क्वेश्चन जानेंगे कि भारत और चीन के बीच के संबंधों को जानेंगे कि कौन कौन से उसके सकारात्मक पहलू और कौन कौन से उसके नकारात्मक पहलू हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला, आसियान विजन दस्तावेज 2020 की मुख्य बातों को विस्तारपूर्वक बताइए। तो आसियान विजन दस्तावेज 2020 क्या है कि इसमें ऐसा कहा गया है
कि 2020 तक जो है ना आसियान जो है किस तरह, मतलब आसियान किस तरह जो है 2020 तक यानी कि इस साल तक एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन बन जाएगा, कि अगर वो मतलब कौन कौन सा प्रोपेगेंडा अपनाएगा जिस वजह से वो एक महत्वपूर्ण संगठन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बन जाएगा। ठीक, तो जानते हैं इसके बारे में। तो इसका पहला जो प्रोपेगेंडा है वो क्या है? पहला मतलब इसका विशेषता, विजन दस्तावेज की पहली विशेषता क्या है कि इसका ना पहली विशेषता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ना इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, क्योंकि ना इसके अंदर ना शांति की बात ज़्यादा की गई है। इसके जो 10 देश हैं वो ज़्यादातर बातों को ना आपस में ही मिलजुल के सुलझाते हैं, युद्ध की स्थिति नहीं बनने देते हैं। इस वजह से ये विजन दस्तावेज की एक प्रमुख विशेषता है, यानी कि आसियान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक प्रमुख संगठन इसलिए बनाया जा रहा है क्योंकि आसियान को जो है ना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत ज़्यादा दर्जा दिया जा रहा है, जिससे कि यह एक प्रभावशाली संगठन बनता जा रहा है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा, इसका पहला पॉइंट क्या बन गया? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दर्जा। वैसे इसके पॉइंट लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधा पैरा में भी लिख सकते हो, 1 पैरा 2 पैरा 3 पैरा और 4 पैरा। ये ज़्यादा से ज़्यादा 4 नंबर का क्वेश्चन आता है, इससे ज़्यादा ये नहीं आता। हो सकता है ये आए भी ना, इट में भी। तो इस पहला कारण तो आपको बता दिया कि इसको इसलिए दर्जा दिया जा रहा है क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बहुत से देश भी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे इसको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कि डिफेंड बहुत ज़्यादा करते हैं, जिस वजह से ये एक महत्वपूर्ण संगठन बनता जा रहा है। और इसका दूसरा कारण क्या है वो मैंने बता ही दिया कि आसियान विजन दस्तावेज 2020 में जो है ना टकराव की जगह ना बातचीत को बढ़ावा दिया गया है, जिसके तहत आसियान ने ना बहुत से अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाया, जैसे कि उसने कोरिया में भी बातों को संभाला है और बहुत सी जगह उसने इसको बातचीत से ही बहुत से मामलों को ख़त्म किया है, जिस वजह से यह एक महत्वपूर्ण संगठन बनता जा रहा है। यानी कि दूसरा क्या है इसका दूसरा पॉइंट अगर बनाना चाहें तो कि टकराव की जगह बातचीत, टकराव की जगह बातचीत। तीसरा इसका कारण क्या है? तीसरा कारण ये है कि आसियान ने ना बातचीत के माध्यम से ना पूर्वी तिमोर में, कंबोडिया में और बहुत से देशों में ना वहाँ की होने वाले युद्ध को संभाला है, जिसकी वजह से यह एक प्रमुख संगठन या प्रभावशाली संगठन बनता जा रहा है। तो तीसरा क्या हो गया? तीसरा क्या हो गया? पूर्वी तिमोर संकट या कंबोडिया संकट। पूर्वी तिमोर संकट या कंबोडिया संकट, यानी कि इसने आसियान ने पूर्वी तिमोर और कंबोडिया में होने वाले युद्ध को संभाला है, जिस वजह से यह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रमुख संगठन बनता जा रहा है। इसका चौथा कारण है इसका कि इसका चौथा कारण क्या है? तो चौथा कारण है कि उसने जो है ना मतलब 1999 में आसियान ने जो है अपने जो 5 देश मतलब 10 देश हैं उनके साथ जो किया मतलब काम किया ही, उसने बाकी के और भी देशों के साथ जो है ना एशिया के जो है व्यापार को शुरू किया है, जिस वजह से ये एक महत्वपूर्ण संगठन बनता हुआ नज़र आ रहा है। यानी कि 5वां पॉइंट क्या हो गया इसका? चौथा पॉइंट कि व्यापार की शुरुआत, व्यापार की शुरुआत
व्यापार की शुरुआत। और 5वां पॉइंट है कि इसने अपने संगठन को स्थापित करने के लिए, वो मैंने आपको 3 स्तंभों वाले बताए थे, 3 समुदाय की स्थापना की है, जो कि इसके 3 स्तंभ के तरह काम करता है। तो बस वही है, इसने अपने संगठन को मजबूत बनाने के लिए 3 स्तंभ समुदाय की स्थापना की है, जिससे कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण संगठन बनता जा रहा है। 5वां पॉइंट क्या बन जाता है इसका? 5वां पॉइंट 5वां पॉइंट क्या बन जाता है इसका? 3 समुदायों की स्थापना। ठीक, तो मैंने आपको पूरे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए, बता भी दिए किस तरह आसियान विजन दस्तावेज क्या है और किस तरह एक महत्वपूर्ण संगठन बनता जा रहा है, वो सब कुछ बता दिया। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि आपका तीसरा चैप्टर जो है वो नहीं आ रहा है। आप 12th वालों के लिए पहली बुक का तीसरा चैप्टर वो नहीं आ रहा है। अगर कोई कहता है कि नहीं आ रहा है तो वो गलत है, मैं इस श्योरिटी दे रहा हूँ आपको। तो इसलिए उस चैप्टर पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिए और इस चैप्टर की तैयारी कीजिए। तो चलिए देखते हैं हम आज आगे का क्वेश्चन कि क्षेत्र संगठन, कोई भी देश जो है, मतलब कोई भी ग्रुप देश के, मतलब 5, 6, 10, 12 ग्रुप देश मिलके आखिर क्यों क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं। जैसे अभी देखें कितने हैं, G9, G10, G20, G7, सार्क, क्या कहते हैं, आसियान, EU। आखिर क्या कारण है कि जो देश मिलके ऐसे इतने सारे संगठन बनाते हैं, मतलब क्षेत्रीय संगठन आखिर क्यों बनाते हैं देश मिलके? बहुत सारे देश, मतलब 2, 3, 4 देश मिलके क्यों ऐसा है कि मतलब संगठन बनाते हैं? आखिर क्या रीज़न है इस मतलब क्षेत्रीय संगठन बनाने का? आखिर क्या उद्देश्य है? तो इसका जो उद्देश्य है, पहला उद्देश्य है क्षेत्रीय संगठन बनाने का, पहला उद्देश्य क्या है कि पहला उद्देश्य है आर्थिक विकास। आर्थिक विकास, यानी कि जो भी देश क्षेत्रीय संगठन बनाता है ना, तो उसका पहला उद्देश्य यह होता है कि जितने भी देश शामिल हैं ना उस संगठन में, उन सबका ना आर्थिक विकास हो सके। पहला उद्देश्य ये होता है कि उन सबका आर्थिक विकास हो सके और सभी देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। इसका पहला उद्देश्य होता है क्षेत्रीय संगठन बनाने का। ये वाजिब सी बात है यार। देखो तुम्हें, अगर वो क्षेत्रीय संगठन बना लेते हैं तो क्या होगा, वो लोग जो है अपने संगठन से में ज़्यादा फेवर करेंगे। वो जैसे अभी भारत ने बनाया था XCESS को, हालांकि ये इतना सक्सेसफुल नहीं है। या मैं चलिए इसको छोड़े आसियान की बात करता हूँ। आसियान में जितने देश शामिल हैं वो उनकी अर्थव्यवस्था, अगर उनके सारे इकोनॉमी को मिला दिया जाए तो एक बहुत बड़ी इकोनॉमी बन जाती है, और यह ज़्यादातर दूसरे से पे निर्भर भी नहीं होते। तो फ़ायदा ही होता है क्षेत्रीय संगठन बनाने का। इसका दूसरा कारण है, मतलब दूसरा उद्देश्य है सांस्कृतिक और सामाजिक विकास। सांस्कृतिक व सामाजिक विकास, यानी कि क्या अर्थ हुआ कि क्षेत्रीय संगठन बनाने का एक दूसरा उद्देश्य यह होता है कि उस संगठन में जितने शामिल देश हैं उन सब का ना आर्थिक विकास तो हो ही हो, साथ में सामाजिक और सांस्कृतिक विकास भी हो। इनकी एक सभी देश जो हैं एक दूसरे की सांस्कृतिक और सामाजिक भावनाओं का सम्मान करें, उनकी विचारधाराओं का भी सम्मान करें। इसका दूसरा उद्देश्य होता है सांस्कृतिक और सामाजिक विकास। तीसरा इसका है मधुर संबंध। मधुर संबंध, इसमें क्या है, कोई भी देश क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं ना तो उसके कई उद्देश्य होते हैं।
उसमें से एक उद्देश्य ये भी होता है कि आपस की जितनी भी टकराहट है, आपस में जितने भी मनमुटाव हैं, उस सबको दूर करके एक मधुर संबंध स्थापित किया जाए, जैसा कि यूरोपीय कंट्री ने ईयू की स्थापना करके की थी। क्योंकि जो ईयू की कंट्री ने की थी, क्योंकि अगर देखा जाए जर्मनी भी यूरोप में पड़ता है, पर ये आपस में एक तरह से क्या थे, कटे हुए थे, लड़ाई कर रहे थे आपस में ही यूरोपियन कंट्री, पर इन्होंने यूरोपीय यूनियन बना के सब एक तरह से एक मधुर संबंध स्थापित किया। तो बस वही कारण है कि ये ताकि बीच में जो है सभी के बीच में जो है एक मधुर संबंध स्थापित हो सके, इसलिए एक क्षेत्रीय संगठन बनाते हैं। इसका चौथा और अंतिम कारण क्या है? मतभेदों को दूर करना। मतभेदों को दूर करना, यानी कि जो क्षेत्रीय संगठन के देश हैं, मतलब जो संगठन के देश हैं, जो संगठन जिन देशों ने मिलकर बनाया है, उनका एक उद्देश्य यह भी होता है कि जितने भी आपसी मतभेद मनमुटाव जितने भी हैं उन सबको दूर करके एक मैत्रीपूर्ण संबंध को स्थापित करे वो आपस में मिलके, ताकि उस संगठन का विकास हो सके, उस संगठन में शामिल देश का विकास हो सके, और साथ ही साथ उस देश का, उन सब का भी, मतलब जिस देश से मनमुटाव चल रहा है उन दोनों का भी विकास हो सके। आशा करता हूँ बात समझ में आ गई सबको। तो अब देखते हैं अपना तीसरा क्वेश्चन, जो कि तीसरा क्वेश्चन क्या था? तीसरा क्वेश्चन है हमारा कि इन चिंगचोंग से रिलेटेड, यानी कि चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे हुआ। इसको चाइनीज में कैसे बोलेंगे? हाँ चू चंग चंग चू, ऐसा बोलेंगे क्या? पता नहीं यार क्या बोलेंगे। तो अब देखते हैं चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान कैसे हुआ। मतलब कि चीन ने जब 1947 में भारत आज़ाद हुआ और जब 1949 में चीन आज़ाद हुआ, तो इन दोनों की जो अर्थव्यवस्था थी ना वो लगभग एक जैसी थी, लगभग एक जैसी थी, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। मगर 1968 आते ना ऐसा लगने लगा, मतलब कुछ साल आज़ादी उसके 1949 के कुछ सालों बाद ही जो है ना एकदम से ना क्या कहते हैं विकास, इसकी जो चीन की अर्थव्यवस्था है वो एकदम से ब्लूम करने लग गई, पूरी तरह से उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनने लगी। आखिर ऐसा क्या कारण था कि वो एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनने लगी, यानी कि यह एक मतलब उत्थान कैसे होने लग गया चीनी अर्थव्यवस्था का। तो वो देखते हैं कि आखिर किस तरह चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान होने लगा। तो इसका पहला कारण क्या है? उसके अर्थव्यवस्था को उत्थान होने का पहला कारण है एकांतवास की समाप्ति। एकांतवास की समाप्ति। इट मीन्स दैट कि चीन जो 1972 से पहले जो है ना चाइना ने अमेरिका से जो है ना अपने मतलब अमेरिका के लिए या पूरे मान लीजिए ऐसा कि पूरे विश्व के लिए जो है ना अपनी अर्थव्यवस्था को बंद कर रखा था। मतलब कोई भी कंट्री अंदर नहीं आ सकती थी उसमें व्यापार करने के लिए। वो सिर्फ 1972-71 तक ना सिर्फ अपने देश के प्रोडक्ट्स ही यूज करता था। मगर 1972 में क्या हुआ कि उसने अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए भी खोल दिया, क्योंकि ऐसा लगने लगा कि वो ऐसा किए बिना वो आगे नहीं बढ़ सकता है। इसलिए 1972 में जो अमेरिका के साथ उसने अपना एकांतवास समाप्त किया, जिससे चीन को आर्थिक लाभ होने लगा। और इस एकांतवास को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? ब्रिटेन को। यानी कि ब्रिटेन के कारण ही जो है चाइना ने अपनी अर्थव्यवस्था को दूसरे देशों के लिए भी खोला है। ये इकोनॉमी का एक टर्म होता है कि 3 तरह की अर्थव्यवस्था होती है, एक खुली अर्थव्यवस्था, एक बंद अर्थव्यवस्था, एक होता है कि नहीं दो ही होता है, सॉरी 2 ही तरह के होता है, एक खुली अर्थव्यवस्था और एक बंद अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था वो होती है जिसमें कि हम कोई भी आ सकता है, व्यापार कर सकता है, जैसा इंडिया का है।
और बंद अर्थव्यवस्था क्या होता है, जिससे चाइना का था, यानी कि उसमें सिर्फ कुछ देश के लोग ही जो हैं वो आ सकते हैं, मतलब कोई पहले आ तो आ ही नहीं सकता जल्दी। वो अपने प्रोडक्ट्स की ज़्यादातर अपने उत्पादों का पर ज़्यादातर निर्भर रहता है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। इसका दूसरा पॉइंट क्या होगा, चाओ एंड लाई की नीति। चाओ एंड लाई की नीति मतलब 1973 में जो है ना, चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई ने ना क्या किया, 4 क्षेत्रों जिसमें कृषि, विज्ञान, सेना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ना क्या किया, उसको बहुत ही ज़्यादा उसमें मतलब एक्स्ट्रा पैसा लगाने का उसने सोचा कि इन 4 क्षेत्रों में जो है ना इनका विशेष विकास किया जाए, ताकि हम देश की जो है अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। जैसे कि चार कौन से थे, कृषि, विज्ञान, सेना और प्रौद्योगिकी का क्षेत्र। इन सब में उसने विशेष विकास के प्रस्ताव रखे थे। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट है खुले द्वार की नीति। खुले द्वार की नीति मतलब चीन ने ना 1978 में चीन के नेता शेंग दाओपेंग ने जो है ना अपनी अर्थव्यवस्था को सबके लिए खोल दिया। इस एकांतवास के माध्यम से उसने अमेरिका के लिए खोला था 1973 में कि सिर्फ अमेरिका आ सकता है, मगर जो मतलब अमेरिका के साथ ये व्यापार करेगा, मतलब उसको निर्यात करेगा, उससे आयात नहीं करेगा। इसमें यही था, उसमें निर्यात करेगा मगर आयात नहीं करेगा। मगर यहाँ क्या था कि खुले द्वार की नीति में इसने अपनी अर्थव्यवस्था को सबके लिए खोल दिया। वो ये इसका श्रेय किसको जाता है, चीन के नेता थे देंग सियाओपेंग ने। और उसने इसके अंतर्गत क्या क्या, कोई भी जो है ना देश जो कि व्यापार करना चाहता है वो आ सकता है और यहाँ पे व्यापार कर सकता है इस खुले द्वार की नीति के अंतर्गत, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था बहुत ही ब्लूमिंग हुई। इसका चौथा कारण क्या है, चौथा कारण है उद्योगों का निजीकरण। उद्योगों का निजीकरण यानी कि 1998 में जो है ना चीन ने क्या किया, चाइना ने उद्योगों का निजीकरण करना शुरू कर दिया। यानी कि उससे पहले तक क्या था, 1998 से पहले तक क्या था कि जितने भी उद्योग थे, मतलब किसी को भी है ना, मतलब चाइना क्या है, एक साम्यवादी देश है, यहाँ पे क्या है कोई भी चीज़ प्राइवेट नहीं होता। मगर 1998 में उसने क्या किया, चीन में उद्योगों का निजीकरण करना शुरू कर दिया और उसके अंदर प्रौद्योगिकी, जिससे कि वहाँ की औद्योगिक क्षेत्र जो है वो बहुत ही ज़्यादा डेवलप होने लगी, सुधरने लगी, जिससे उसकी अर्थव्यवस्था नियंत्रण में होने लगी। उसने निजीकरण करना शुरू कर दिया, किसका, उद्योगों का। अब पांचवा है कृषि का निजीकरण। कृषि का निजीकरण चीन ने 1982 में क्या किया, कृषि का भी निजीकरण कर दिया। कृषि का निजीकरण 1982 में इसने कर दिया, जिससे कि कृषि क्षेत्र में कई परिवर्तन आए और चीन की अर्थव्यवस्था का विकास होने लगा। कि कब किया, 1982 में। हालांकि अगर देखा जाए ना चीन की अर्थव्यवस्था में, तो इस प्राइमरी सेक्टर का ना ज़्यादा योगदान नहीं है। वहाँ पे ज़्यादा योगदान कौन से सेक्टर का है, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का है, यानी कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के लोगों, मतलब जो उद्योग हैं उसका ज़्यादा उसमें रोल होता है। प्राथमिक क्षेत्र के उद्योगों का वहाँ पे कम रोल होता है, वहाँ की अर्थव्यवस्था में।
मगर फिर भी कुछ भी रोल है, 1% भी है तो 1% भी बहुत मायने रखता है किसी अर्थव्यवस्था के लिए। तो उसने क्या किया 1982 में अपने मतलब चीन में कृषि की भूमिका निजीकरण भी करना शुरू कर दिया, जिससे कि वहाँ के लोग वहाँ की मतलब कृषि में बहुत सारे परिवर्तन आए और जो है खाद्यान्न जो है बढ़ने लगे। इसका छठा कारण है सेज की स्थापना। सेज की स्थापना यानी कि स्पेशल इकोनॉमी जोन, हिंदी में कहा जाए तो विशेष आर्थिक क्षेत्र। सेज का फुल फॉर्म क्या हुआ? सेज का फुल फॉर्म स्पेशल इकोनॉमी जोन। इसने क्या किया कि अपनी अर्थव्यवस्था का विकास करने के लिए ना सेज की स्थापना कर डाली। सेज की स्थापना कर डाली। सेज में क्या हुआ कि उसने कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन जहाँ से उसको ज़्यादा रेवेन्यू मिलता था उसको चूज कर लिया और वहाँ पे उसने ज़्यादा पैसा लगाना शुरू कर दिया, जिस वजह से उसकी अर्थव्यवस्था जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा डेवलप होने लग गई। यानी कि कमज़ोर क्षेत्रों पर उसने ज़्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। जो पैसे दे रहे हैं वो तो दे ही रहा है, पर अब जो कमज़ोर क्षेत्र हैं उस पर भी उसने पैसा लगाना शुरू कर दिया, जिससे कि वो भी उत्पादन के स्तर पे आगे आने लगी और उसकी अर्थव्यवस्था एक उभरती हुई अर्थव्यवस्था बनने लगी। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि चौथा क्वेश्चन देखते हैं आज का। चौथा क्वेश्चन क्या है अपना कि चीन में जब आर्थिक सुधार हुआ होने के बावजूद भी जो है सभी लोगों को लाभ क्यों नहीं मिल पाया। यानी कि जो हमारे जो चीन के मतलब चाइना में जो दीवार है उसके जो आसपास के इलाके हैं ना वहाँ के लोगों को जो है ना मतलब इस जो लाभ इसका नहीं मिल पाया। जैसे कि हमारे देश में कश्मीर के लोग कहते हैं कि हमें हर चीज़ का लाभ नहीं मिलता, उस तरह वहाँ के लोग भी ऐसा ही कहते हैं कि हमें हर चीज़ का लाभ नहीं मिल पाया है। आखिर ऐसा क्यों, ऐसा कारण क्या है कि उसकी अर्थव्यवस्था में उस अर्थव्यवस्था उत्पन्न होने के बावजूद भी जो है सबको लाभ नहीं मिल पाया है। तो इसका कारण क्या है? पहला कारण है महिलाओं को अधिकार नहीं। महिलाओं को अधिकार नहीं। यानी कि चीन के अंदर आर्थिक सुधार होने के बावजूद भी जो है ना सभी को लाभ इसलिए नहीं मिल पाया क्योंकि चीन के अंदर जो महिलाएं थी ना उनको कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। अधिकार प्राप्त ना होने के कारण जो है ना वो कई क्षेत्रों में महिलाओं की स्थिति सही नहीं थी, जिस वजह से वहाँ की महिलाओं को उस आर्थिक सुधार का कोई लाभ नहीं पहुँचा। तो ये हमारा पहला कारण था। दूसरा कारण क्या था, मतलब क्या है? बेरोजगारी। यानी कि चाइना के अंदर ना कई क्षेत्रों में बहुत ही भारी बेरोजगारी है। वहाँ की लगभग 10% जनसंख्या ना बेरोजगार है चाइना की, जिसके कारण जो है ना लोगों को आर्थिक नीतियों के बारे में पता नहीं चलता और वो उसका लाभ नहीं उठा पाता। वो बेरोजगार हैं तो वो कहाँ अपना टाइम वेस्ट करेंगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे। हम इंडियन जैसे तो रही हैं, बेरोजगार हैं तो बस ये शेयर करना शुरू कर दिया, जय हनुमान, इसको 10 लोगों के पास शेयर करो तो आपको एक शुभ समाचार प्राप्त होंगे। साला आज तक पता नहीं चला वो शुभ समाचार है का। वो इंडियंस जैसे तो रही हैं यार। तो क्या उन्होंने वहाँ पे बेरोजगारी ज़्यादा है, इस वजह से वो सरकार की नीतियों के बारे में पता नहीं कर पाते हैं, नहीं चलता उनको नीतियों के बारे में पता, जिस वजह से समाज के अंदर मतलब बेरोजगारी की स्थिति भी सही नहीं है बेरोजगार लोगों की। तीसरा कारण क्या है? भ्रष्टाचार। चीन के अंदर ना
आर्थिक सुधार तो हुआ, लेकिन इसका लाभ 30 सभी लोगों को इसलिए भी नहीं पहुंच पाया है क्योंकि चीन के अंदर ना बड़े बड़े पदों पर जो है ना भ्रष्टाचार मौजूद है। वहाँ का राष्ट्रपति से लेके एक मामूली मेयर तक भी जो है ना भ्रष्टाचार में लिप्त रहता है, जिसका कारण जो है ना आर्थिक नीतियों का लाभ सभी को नहीं मिल पाता है। हम ये सोचते हैं ना कि यार बेरोजगार भ्रष्टाचार में भारत ही सबसे आगे है। अरे मूर्खों, बहुत गलत सोचते हो तुम। चाइना हमसे बहुत आगे है। खुशी मनाओ कि हम इस मामले में चाइना से पीछे हैं। मेरा मतलब है कि इस मामले में भ्रष्टाचार ना करने के मामले में हम चाइना से आगे हैं। खुशी मनाओ इस बात की, वरना चाइना तो हर फील्ड में हमसे आगे है। तो चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट, अधिक जनसंख्या। अधिक जनसंख्या। चीन के अंदर तो आर्थिक विकास हो रहा था, पर वो लगभग 5 और 6% की दर से आर्थिक विकास हो रहा था, पर वहाँ की जनसंख्या भी जो है ना 2 और 3% की दर से लगातार बढ़ते जा रही थी। दाएँ दाएँ सब बच्चे पैदा कर रहे थे। आज किसी के घर में चैं, कल किसी के घर में चूं, किसी के घर में पूं, खूब बोल रहा था, दाएँ दाएँ दे रहे थे बंदे, अब बच्चे पैदा कर रहे थे। इससे क्या हुआ, वहाँ की इकोनॉमी मतलब जो उत्थान हो रहा था वो उसकी रफ्तार धीमी पड़ जा रही थी। इससे बचने के लिए चाइना ने क्या किया, 1979 में 1 चाइल्ड पॉलिसी लागू की। 1979 में, इससे बचने के लिए। वैसे अधिक जनसंख्या होने की अभी फिर भी जो है ना उसकी जनसंख्या बहुत ही ज़्यादा है, और विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पे है, चाइना में ही है। तो हो गया आज का ये अपना क्वेश्चन चाइना वाला। अब एक लास्ट क्वेश्चन अपना आज का देख लेते हैं कि भारत और चीन के जो है ना नकारात्मक और सकारात्मक संबंध क्या क्या हैं। नकारात्मक और सकारात्मक संबंध चीन के भारत के साथ, चीन और भारत संबंध दोनों को जरा देख लें। अब यहाँ पे कुछ लोग ऐसे बोलेंगे कि सर संबंध का, हमारे संबंधित हो रहे हैं, उनकी आँख तक नहीं दिखती, वो कहाँ से हमारे संबंधी हो गए। अरे संबंध मतलब कूटनीतिक संबंध, राजनीतिक संबंध, वो कैसे हैं। तो हम देखते हैं कि नकारात्मक संबंध, पहले हम देखते हैं नकारात्मक संबंध। नकारात्मक संबंध, ये जो संबंध की बात है, ये एक बात मुझे याद आ गई। एक बंदा, मैं कहीं जा रहा था तो एक बंदा कह रहा, मतलब एक नेता कह रहे कि आज हमें चाइना आँख दिखा रहा है। फिर मैं मन ही मन कहता हूँ, एक चाइनीज ऐसा दिखा दो जिनके की आँख दिख रही हो। सारों की आँख तो दिखती नहीं, वो आँख दिखा, हमें कहाँ से आँख दिखाएंगे वो। तो खैर अगर हंसी आई तो हंस लो, नहीं आई तो मत हंसो, कोई दिक्कत नहीं है, ज़बरदस्ती वाली बात नहीं है। देखते हैं पहले नकारात्मक संबंध। तो सबसे पहला क्या है जो भी बहुत ही हाईलाइटेड है, LAC का मुद्दा, यानी कि लद्दाख मुद्दा। LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। LAC का फुल फॉर्म क्या होता है, LAC का फुल फॉर्म क्या होता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और LOC का मतलब क्या होता है, लाइन ऑफ कंट्रोल। हाँ, तो क्या लद्दाख मुद्दा क्या है, भारत 1950 में ना चीनी सैनिकों ने क्या किया कि लद्दाख के जो कुछ क्षेत्र हैं उस पर ना अपनी बस्ती बनाने की शुरुआत कर दी 1950 के दौरान। जो भी अक्साई चीन क्षेत्र है ना, वो पहले हमारा हिस्सा, अभी भी हमारा हिस्सा है, उसने ज़बरदस्ती कब्जा कर रखा है। तो उस पर 1950 में उन्होंने बस्ती बनानी शुरू कर दी थी, जिससे कि भारत और उसके संबंध दोनों ही बिगड़ने लगे थे। ये हमारा पहला मुद्दा हो गया। और दूसरा मुद्दा क्या है नकारात्मक संबंध का, तिब्बत की समस्या। तिब्बत की समस्या यानी कि तिब्बत, दलाई लामा, याद है ना दलाई लामा कौन है, बौद्ध गुरु, बौद्ध पृष्ठ। तिब्बत की समस्या क्या है,
कि 1959 में जो है ना चीन ने तिब्बत पर आक्रमण करके उसे अपना बना लिया, आक्रमण कर दिया उसको और वहाँ उससे अपना कब्जा जमाने लग गया। तो वहाँ के जो धर्मगुरु है दलाई लामा, उसने भारत से शरण मांगी और भारत के प्रधानमंत्री ने उन्हें तब शरण दे दी। समझा आप लोग? तो शरण दे दी, जिससे कि दोनों के बीच में जो है एक नकारात्मक संबंध बनने शुरू हो गए। तीसरा कारण क्या है? तीसरा कारण है अक्साई चीन क्षेत्र, यानी कि अक्साई क्षेत्र, जो मैंने आपको बता दिया था पहले ही, अक्साई क्षेत्र। अक्साई क्षेत्र मतलब भारत और चीन के बीच जो है ना, जो उत्तर के क्षेत्र को लेकर ना बहुत विवाद रहता है। ऊपर अगर देखा जाए लद्दाख के उत्तर पास का अक्साई क्षेत्र, उत्तर का क्षेत्र कश्मीर के लद्दाख का, तो वहाँ के लेके विवाद रहता है, जिसके कारण जो दोनों के बीच संबंध जो है अच्छे दिखाई नहीं देते हैं। दोनों के बीच एक बहुत ही मतलब संबंध जो है खराब होते जा रहे हैं। एक चौथा इसका कारण क्या है? चौथा इस मुद्दा क्या है? तो चौथा मुद्दा है अरुणाचल प्रदेश की समस्या, एपी की समस्या। एपी मतलब अरुणाचल प्रदेश, नॉट आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश की समस्या। 1962 में क्या हुआ? चीनी सैनिकों ने ना भारतीय क्षेत्र पर जो है ना मतलब अरुणाचल प्रदेश पे हमला कर दिया, जिससे दोनों के बीच युद्ध भी हुआ और हमारी हार हुई, जिसके कारण जो है ना दोनों के संबंध बहुत ही नकारात्मक हो गए हैं। ठीक, अब देखते हैं सकारात्मक संबंध को, कि इनके बीच सिर्फ नकारात्मक संबंध ही तो नहीं होते ना किसी देश के साथ, कुछ सकारात्मक संबंध भी होते हैं। तो हम उन सकारात्मक संबंधों को भी देखेंगे। सकारात्मक संबंध, तो सकारात्मक संबंध में क्या क्या है? तो पहला पॉइंट है सकारात्मक संबंध का, पहला पॉइंट है राजीव गांधी का दौरा। राजीव गांधी का दौरा, यानी कि 1988 में जो है ना भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने चीन का दौरा किया था, जिससे कि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंधों की शुरुआत हुई थी। इसमें आप अभी के टाइम का भी, जैसे कि ये भी कुछ नवंबर में वो आया था, वो चिंगचोंग क्या नाम है उसका, सी जिनपिंग वो आया था, उसका भी एक सी जिनपिंग का दौरा, या फिर मोदी गए थे चाइना, तो वो लिख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी का दौरा, कुछ भी लिख सकते हैं, जिससे कि वहाँ के सकारात्मक संबंध शुरू हो गए। सीबीएसई ये नहीं कहता जो किताब में लिखा है वही लिखो, वो क्रिएटिविटी ढूंढता है कि बच्चा कितना अप टू डेट रहता है। तो इस तरह अप टू डेट आंसर्स लिखोगे तो ज़्यादा मार्क्स फेवर करता है, जैसा कि मेरे साथ हुआ है। वो मैं आपको बताऊंगा किस एग्ज़ाम जब शुरू हो जाएंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह एक अच्छा आंसर लिखा जाता है। तो अभी फ़िलहाल मैं ये आज का टॉपिक ख़त्म कर दूं, जिससे ये चैप्टर आज ख़त्म हो जाएगा। दूसरा पॉइंट है व्यापार का बढ़ना, व्यापार बढ़ना। इसमें क्या है व्यापार बढ़ना में? चीन 1900 मतलब भारत और चीन के बीच जो है ना 1999 में ना भारत और चीन के बीच सालाना व्यापार जो है ना 30% की दर से बढ़ने लगा था। कब? 1999 में कितनी फीसदी की दर से? 30%, यानी कि 30% की दर से बढ़ने लगा, जिससे कि दोनों देशों के बीच अच्छे संबंध स्थापित हुए। तीसरा कारण क्या है? मतलब तीसरा संबंध चीनी नेताओं का दौरा। जैसा कि मैंने कहा था सी जिनपिंग का दौरा, चीनी नेताओं का दौरा। यानी कि वर्तमान समय में जो चीनी नेताओं ने ना भारत का दौरा किया, जैसे कि अभी हाल ही में जिनपिंग आए थे यहाँ पे, जिससे कि दोनों के संबंध जो है ना बहुत ही अच्छे हैं और दोनों संबंध में मधुरता आई है। और चौथा कारण है, मतलब चौथा इसके बीच जो है संबंध वह है महत्वपूर्ण समझौते,
समझौते। इसमें क्या है, महत्वपूर्ण समझौतों में क्या है कि भारत और चीन के बीच में ना वर्तमान समय में ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधनों को लेकर कई समझौते हुए हैं, जिससे कि उन दोनों के संबंध बहुत ही अच्छे हैं। और जो है दोनों देशों ने प्राकृतिक संसाधनों से प्राकृतिक ऊर्जा बनाने के लिए भी बहुत सारे समझौते किए हैं। तो दोस्तों आज हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप दैट you like my videos, you like my way of teaching. If you like my way of teaching, then please like, share and subscribe my channel, and don't forget to click the bell icon. At last, Jai Hind, Jai Bharat.